आज हम कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। उसका पहला अध्याय है भाषा, लिपि और व्याकरण। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि है क्या, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो पहले जानते हैं कि भाषा क्या होती है। तो वो साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार या भाव को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी बात दूसरों के सामने, जिस साधन से हम अपने बात को दूसरों के सामने रखते हैं या अपने भाव को समझाते हैं, विचार बताते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? तो भाषा के जिस रूप में हम दूसरों को अपनी भाव या विचार बोलकर समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे कथन भाषा भी कहते हैं। जैसे कहानी सुनना, वार्तालाप करना, पाठ पढ़ना, वाद विवाद, समाचार वाचन, भाषण देना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। मतलब हम बोलकर जो बात बताते हैं वो मौखिक होती है। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप में हम मन के भाव एवं विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, लेख, कहानी, संस्मरण आदि। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम पत्र में अपनी बात लिखते हैं और जिसको हम पत्र लिखते हैं वो उसे पढ़कर समझता है, तो ये भाषा जो हुई हमारी लिखित हुई। और हिंदी के, अब आप पढ़ते हैं हिंदी के विभिन्न रूप क्या होते हैं। तो मातृभाषा, वो भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के माध्यम से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे यदि बच्चे के परिवार में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी बोलने लगता है, हिंदी ही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। मतलब जो भाषा हम पहले सीखते हैं, परिवार से जो भाषा हम पहले सीखते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं और जिस भाषा में हम बात करते हैं, तो वो हमारी मातृभाषा होती है। दूसरी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश निवासी करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि भारत में लगभग 70% लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हमारे देश की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा जिसे कहते हैं, वो हिंदी है, क्योंकि जो भाषा देश में सबसे ज्यादा बोली जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जिस भाषा को बोले, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, राजभाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। वो भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है, वो हमारी राजभाषा होती है। राज्य की भाषा, तो हमारे संविधान के 343 अनुच्छेद के अंतर्गत 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा मान लिया गया, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संपर्क भाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग देशवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ने के लिए, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, मान लीजिए सपोज आप तमिल बोल रहे हैं, लेकिन सभी जगह तमिल भाषा नहीं समझ में आती, तो आप जब दूसरी जगह जाएंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो आप दूसरों से वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं, तो वहाँ के बारे में जानने के लिए आप हिंदी में उनसे संपर्क करोगे, उनसे बातें करोगे, तो आपकी संपर्क भाषा जो हुई वो हिंदी हुई। किसी विशेष और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का अपना लिखित साहित्य नहीं होता है, लोक कथाएं एवं लोकगीत इसे समृद्ध बनाते हैं। मतलब जब एक छोटे एरिया में, एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, सभी जगह तो नहीं बोली जाती। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो वहाँ की बोली हुई।
और इसका कोई साहित्य नहीं होता, मतलब इसमें कोई कहानी कविताएं नहीं लिखी जाती। लोक कथाएं जो फोकटेल होते हैं, जो लोकगीत, फोक, जैसे फोक सॉन्ग आप बोलते कि यहाँ का फोक सॉन्ग है, ये यहाँ की फोकटेल है, तो ये सब वहाँ की बोली में लिखे जाते हैं या गाए जाते हैं। उपभाषा, उपभाषा बोली का वह रूप जो बोली की अपेक्षा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है तथा जिसमें साहित्य की भी रचना होती है, वह उपभाषा कहलाती है। जैसे ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली आदि बोलियां ही हैं, लेकिन इनमें साहित्य की रचना प्रचुर मात्रा में होने के कारण इन्हें उपभाषा कहा जाता है। मतलब ये बोली होती है लेकिन इनका क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि इनमें साहित्य की रचना, इस भाषा में साहित्य की रचना हुई है। जैसे ब्रजभाषा, मीराबाई के जितने पद हैं ब्रजभाषा में है। अवधी, हमारी रामायण जो है अवधी में है। मैथिली शरण गुप्त के जितने हैं चीजें, जितने वो लिखे हैं, कविताएं हों, पद हों, ये सब जो है मैथिली में ही है। तो ये सब उपभाषा हुई। लिपि वो चिन्ह या तरीका है जिसके माध्यम से किसी भाषा को लिखा जाता है। किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। यह प्रतीकों, अक्षरों या चिन्हों का एक समूह होता है जिसे पढ़कर भाषा को हम समझा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि हो सकती है और कई भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। लिपि वो साधन है जिससे भाषा को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो लिपि लिखने का तरीका होता है। हमारी भाषा को लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। अब लिपियां कौन कौन सी हैं, कौन सी मतलब भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। जैसे देवनागरी, तो इसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बंगला में ही लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। तो ये हमारी लिपियां हुई। लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है? तो लिपि केवल लेखन का माध्यम है, जबकि भाषा बोलचाल और लेखन दोनों के लिए होती है। तो वह शास्त्र जो किसी भाषा को सही और शुद्ध पढ़ना लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की सहायता से हम किसी भाषा को सही ढंग से लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं।